देखें तो हमारा जो आज का आर्टिकल है वो यही है कि तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे। आप देखिए, ये यहां पर मैं एक इंटरफेस ले लेता हूं। इंटरफेस का मतलब एक ऐसा अंतरा पृष्ठ जिसको कहते हैं, और ये अंतरा पृष्ठ दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग करता है। इसके ऊपर मीडियम 1 है और इसके नीचे मीडियम 2 है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और यहाँ जो नीचे साइड में माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और ये इसमें मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है, इसलिए लाइट जब इसमें आएगी तो ये अपने से पार होने के लिए अलाउ करेगा। ऊपर एयर है, नीचे कोई भी माध्यम मान लो, कांच मान लो, पानी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो, बट नीचे का मीडियम डेंसर मीडियम है, ऊपर का मीडियम रेयरर मीडियम है। रेयरर यानी कि ये वाला माध्यम विरल माध्यम है और ये वाला डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है मीन्स ये वाला मीडियम सघन माध्यम है। ठीक, इतनी सारी चीजें समझ आ रहे हैं ना आपको। अच्छा, अब इसमें मुझे तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को एक्सप्लेन करके दिखाना है। तरंग सिद्धांत से अगर एक्सप्लेन करना है तो मान लेते हैं कि प्रकाश ऐसे आया, लाइट ऐसे आई। अब जब हम ये कहते हैं कि तरंग सिद्धांत से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि लाइट ऐसे आई, तो जब तरंग सिद्धांत से हम कभी भी कुछ भी करते हैं, प्रूव करते हैं और फिर बोलते हैं कि लाइट ऐसे आई, तो लाइट आने में फिर क्या आता है? उस समय तरंगाग्र आता है, वेव फ्रंट। फिर ये नहीं बोलते कि रे आ रही है, तरंगाग्र उसमें आता है। और तरंगाग्र हम यहाँ पर समतल तरंगाग्र ले लेते हैं। ऐसा एक तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ, इस तरीके का, ये वेव फ्रंट। इसके पीछे भी वेव फ्रंट होंगे और उनको अच्छे से बनाने के लिए मैं एक ये तरंग संचरण की दिशा बना लेता हूं। और तरंग संचरण की दिशा ही क्या कहलाती है? प्रकाश की किरण। तो ये हम बना लेते हैं। ऐसा ही इधर भी ये तरंग संचरण की दिशा, इसमें भी हम बना लेते हैं ऐसे, इस तरह से। ये हमने तरंग संचरण की दिशा बना ली, जिसको आप रे भी कहते हैं। और ये एक तरंगाग्र ऐसा आता है और इस इंटरफेस पर तिरछा आपतित होता है, इसे इंटरफेस कहते हैं। आप सबको मालूम है, जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तब इसका जिक्र आया था। अंतरा पृष्ठ कहा जाता है इसको। अंतरा पृष्ठ एक ऐसी सरफेस होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करती है। उसके एक और अलग माध्यम रहेगा, उसके दूसरी ओर एक दूसरा मीडियम रहेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने माना। तो अगर आपने समझाए तो प्लीज बताएं, ये क्या चीज मैंने बनाई है? तरंगाग्र बनाया है। और कौन सा तरंगाग्र है ये? आपतित, आकर गिरा ना, तो आपतित तरंगाग्र। ये हमने क्या बना के दिखाया है आपको? एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के संचरण की दिशा। लेकिन प्रकाश के संचरण की दिशा ही किरण कहलाती है, इसलिए इसका नाम किरण भी है। ठीक है, अच्छा, इसका जो पीछे वाला वेव फ्रंट आए होंगे वो और कहाँ है? तो आंसर है वो वेव फ्रंट ऐसे होंगे। वो वेव फ्रंट जो होंगे वो ऐसे होंगे। वेव फ्रंट कैसे चलते हैं ये आपने सीख लिया है, इसलिए ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो वेव फ्रंट इस तरह से चल के आएंगे ऐसे। तो ये लगातार ऐसे वेव फ्रंट चल के आ रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि इस माध्यम में तरंगाग्र की चाल v1 है। जो मीडियम नंबर 1 है उसमें तरंगाग्र की चाल कितनी है? v1। जो मीडियम नंबर 2 है उसमें तरंगाग्र की चाल हम मान लेते हैं v2। ठीक है, और ये तरंगाग्र ऐसे आया। थोड़ा सा इनका नाम लिख देते हैं जरा, हम ज्यादा आसानी रहेगी। ये क्या है बताएं? ये है प्रकाश
तरंग के संचरण की दिशा। अगर ये प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है तो इसी का नाम क्या है? किरण। इसी को हम रे बोला करते हैं। और ये बेटा जो हमने बनाए हैं, ये क्या बनाया हुआ है? ये है आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र ये हमने बनाया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये आपतित तरंगाग्र ऐसे चल के आए और इस इंटरफेस पर तिरछा आपतित हुआ। इतना समझ आया? ठीक। अब आप तो ये जानते हैं कि अगर ये एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट, हाइगेंस का प्रिंसिपल, वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में किसकी तरह काम करता है? एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। अगर ये नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है तो ये सब वेव बनाते हैं अपनी अपनी, जैसा कि हमने कल भी आपको बना के दिखाया, और इससे पहले जब आपने हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा था उस वक्त भी हमने बना के दिखाया कि अगर ये एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट पर जितने भी बिंदु होते हैं वो सब एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं। और कितने बिंदु होते हैं? तो एक वेव फ्रंट में असंख्य बिंदु होते हैं, वो सब के सब एक नए प्रकाश स्रोत का काम करते हैं। और प्रकाश स्रोत का काम क्या होता है? अपने चारों तरफ प्रकाश तरंगों को फैलाना। तो अगर इसमें बहुत सारे बिंदु हैं तो वो सब अपने चारों तरफ ऐसे प्रकाश तरंगों को फैलाने लगते हैं। इस तरह से अगर हम इनका स्पर्श रेखा खींच दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये एक नया वेव फ्रंट बन जाता है। ये हाइगेंस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वेव फ्रंट है। अगर ये वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे बिंदु होंगे और वो सारे के सारे बिंदु काहे का काम करेंगे? नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे। और अगर वो नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे तो इस तरीके से तरंगे चारों दिशाओं में फैलेंगी इसकी। ठीक है, अब अगर हम इसमें बनाते हैं इस तरीके का फिगर तो ये फिगर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको समझना, इसलिए मैं पूरा नहीं बनाऊंगा इस तरीके का। बट ये आपको समझना है कि आगे यहां से जितने भी बिंदु हैं उन सब से इस तरीके से ये आपके तरंगे निकल रही होंगी, इस तरह से ऐसे। अब अगर हम इनको सबको टच करता हुआ एक अगली लाइन बना देंगे स्पर्श करती हुई, तो वो अगला वेव फ्रंट आ जाएगा। तो हम इसको नहीं बनाते क्योंकि ये फिगर को ज्यादा टफ कर देगा, इसलिए नहीं बनाते। बट ये आपके मन में रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा होता होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जब ये तरंगाग्र ए बी यहां पर आया, आप ए बी, तरंगाग्र ए बी चलकर आ रहा था ना यहां से, ए बी, जब ये तरंगाग्र ए बी आया तो इस तरंगाग्र ए बी का बिंदु बी सबसे पहले इंटरफेस पर टकराता है। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस पर टकराता है तो यहां से भी तरंगे निकल रही, यहां से भी तरंगे निकल रही हैं। वो तरंगे जब इंटरफेस पर पहुंचेंगी, हमने मान लिया कि ये ऐसे आ रही हैं और ये तरंगे ऐसे जाकर के इंटरफेस पर पहुंचेंगी, तब तक इनको कुछ वक्त लगेगा। जिस समय तरंगाग्र का बिंदु बी इंटरफेस को टच करता है उस वक्त तरंगाग्र का दूसरा जो पॉइंट ए है वो यहां पर है। देखो अभी इसने टच नहीं किया ऐसा, तो बिंदु बी ने इसको टच कर लिया, लेकिन बिंदु ए ने अभी भी टच नहीं किया, ये अभी भी काफी दूर है। जैसे ही इसे टच करेगा यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाएंगी हाइगेंस प्रिंसिपल से। द्वितीयक तरंगिकाएं यहां से भी निकल रही हैं, तो फिर दोनों की द्वितीयक तरंगिकाओं में क्या फर्क है जब दोनों जगह से निकल रही हैं? फर्क इतना है बेटा कि ये वाली जो तरंगे हैं ये माध्यम चेंज हो गया, देखो इनका, देख रहे हैं? अगर यहां से द्वितीयक तरंगिका ऐसे निकल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि लास्ट क्लास में जब बताया गया था तब तो ये तरंगे ऊपर की तरफ निकाली गई थी और आज ये तरंगे नीचे की ओर क्यों निकाल रहे हैं? तो लास्ट क्लास में बेटा हमने जो सरफेस ली थी वो एक मिरर था, वो एक दर्पण था, और दर्पण के पीछे क्या लगी रहती है? पॉलिश, और पॉलिश अपने अंदर से लाइट को जाने के लिए अलाउ नहीं करती, इसलिए
प्रकाश नीचे नहीं जा पाया, लेकिन उस समय हमको ऊपर ही बनाना पड़ा क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर इंटरफेस लगा हुआ है, देयर इज नो पॉलिश, इसलिए ये लाइट को अपने आप से पार हो जाने के लिए अलाउ करेगा। तो लाइट इसमें से पार होकर चली जाएगी, दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। तो ये इसकी वेव्स ऐसे बन के चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस समय बिंदु बी से वेव्स बन करके दूसरे माध्यम में फैल रही हैं, उस समय बिंदु ए कहां पर है? उस समय बिंदु ए अभी भी पहले माध्यम में ही है। तरंगे इससे भी निकल रही हैं, तरंगे इससे भी निकल रही हैं, लेकिन इससे निकलने वाली तरंगे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, इससे निकलने वाली तरंगे अभी भी पहले माध्यम में ही चल रही हैं। ठीक है, अब हमने ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो बिंदु ए है, तरंगाग्र का बिंदु ए, इसको यहां तक पहुंचने में, इसको कोई पॉइंट नाम दे देते हैं हम, इसको नाम रख लेते हैं ए डैश। तो मान लिया कि बिंदु ए को, तरंगाग्र के बिंदु ए को ए डैश तक पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, मान लिया हमने। हाँ, एक चीज और कि इस वाले माध्यम में तरंग की चाल v1 है और इस दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 है। कल तो दोनों बार चाल v ली थी, तो कल माध्यम भी तो चेंज नहीं हो रहा था, माध्यम तो वही था, उसी माध्यम से तरंगाग्र आता था, उसी माध्यम में वापस चला जाता था। तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही, यहाँ चाल v1 मान ली, यहाँ चाल v2। और अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी विरल की अपेक्षा? सघन माध्यम में ज्यादा हो जाएगी, विरल में ज्यादा होगी। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो बताएं v1 बड़ा होगा कि v2 बड़ा होगा? v1 ज्यादा होगा। और v2 की वैल्यू कैसी होगी? छोटी। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 ज्यादा होगा, यहां पर बड़ी तेज स्पीड से आएगा और यहां पर जाने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, इसके बारे में जो भी हमने अभी तक किया उसमें 4 लाइंस जरा नोट कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले, ये तो बहुत सारी बातें हमने लिख रखी हैं फिलहाल, लेकिन सबसे पहले ये लिख देते हैं, आपतित तरंगाग्र कौन सा है बताएं? आपतित तरंगाग्र कौन सा है? ए बी। ठीक है, मीडियम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश तरंग की चाल, देखो प्रकाश किरण नहीं लिखेंगे, प्रकाश तरंग की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश तरंग की चाल v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश तरंग की चाल v2 है। ठीक है, और इनमें आपस का क्या रिलेशन है? वेयर v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, इतनी चीजें हमने नोट कर दी। अब इसमें हम एक और नोट कर देते हैं, क्या कि माना तरंगाग्र का बिंदु ए को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, इसको भी नोट कर लेते हैं। माना तरंगाग्र के बिंदु ए को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। तब बताएं कि अगर तरंगाग्र के बिंदु ए को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो ए से लेकर ए डैश तक की दूरी कितनी होगी? v1 इंटू टी। वेरी गुड। तब ए डैश जो होगा वो कितना आएगा? v1 इंटू टी। कहे के मारे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर ये ए से ए डैश तक की आपको दूरी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी? v1 और समय कितना? t। तो v1 इंटू टी। ठीक, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। फिर से तरंगाग्र का जब बिंदु ए यहां पर है, उस समय तरंगाग्र का बिंदु बी ने सरफेस को, इंटरफेस को टच कर दिया, स्पर्श कर दिया। यहां से तरंगे
तुरंत यहां से तरंगे दूसरे माध्यम में चलना शुरू हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ की जो तरंगे निकल रही होंगी पहले माध्यम में निकल रही हैं। ए से ए डैश तक इसको आने में टी समय लगा, तो ए से ए डैश तक की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, v1 इंटू टी। इतनी डिस्टेंस से ये वाली आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब ए यहां पर था उस वक्त बी से ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो गई थी कि नहीं शुरू हो गई? तो जब जितनी देर में ए फिर यहां पर आया उसके बाद ए को ए डैश तक आया है, v1 टी दूरी चला, और ये बी से जो तरंगिका उस समय निकल पड़ी थी वो कहां तक चली गई होगी? तो ऐसे निकलना शुरू हुई और हमने मान लिया कि वो क्योंकि चारों तरफ फैलती है तो वो तरंगिका निकल करके और ये वाली आ चुकी है। अब आप थोड़ा देखो कितनी दूर चली गई होगी वो तरंगिका। इतने समय टी में बिंदु बी से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा चली गई दूरी अब बताएं, टी समय में ए यहां से यहां आ गया तो बी कहां तक चला गया होगा, कितनी दूर निकल गया होगा? v2 इंटू टी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि बी इस यहां से जो द्वितीयक तरंगिका चल रही है वो दूसरे माध्यम में आ गई, और दूसरे माध्यम में चाल कितनी है, v2, और टाइम तो हम उतना ही ले रहे हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितनी दूरी निकल गई होगी, v2 इंटू टी के बराबर दूर निकल गई होगी। अब आप मुझे सोच कर ये बताएं, यहां से निकली सेकेंडरी वेवलेट्स कितनी दूर चली गई हैं? तो v2 इंटू टी इधर की तरफ चली गई हैं, इधर चली गई हैं, इधर किधर की तरफ v2 इंटू टी दूरी तक चली गई हैं? वो चारों तरफ का मतलब ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, v2 टी, ये वाला डिस्टेंस भी कितना, v2 टी, ये डिस्टेंस v2 टी, ये डिस्टेंस v2 टी, ये डिस्टेंस v2 टी। सारे डिस्टेंसेस किसके बराबर हैं, v2 टी के बराबर। क्योंकि तरंग तो चारों तरफ चलेगी ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी v2 टी है, इसको नहीं लिखते। ये बात तो समझ आ गई कि ऐसा नहीं होगा कि यहां से जो तरंग चलेगी वो v2 टी दूरी जाएगी लेकिन केवल एक दिशा में निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। तरंग चारों तरफ एक बराबर फैलते चली जाती है ऐसे। तो v2 टी डिस्टेंस तक हर तरफ ये चली गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा ध्यान से देखें। अब इस समय, इस वक्त का मुझे बताइए, जब ए तरंगाग्र का बिंदु ए चलकर ए डैश पर आ गया है, उस समय बी से निकली द्वितीयक तरंगिका कहाँ चली गई है, इन जगहों पर। यहां पर भी है, यहां हर पॉइंट पर पहुंच चुकी है v2 टी दूरी चल करके। तो जब ए से निकली तरंगिकाएं ऐसे चलते हुए यहां तक आई, इस जगह तक, तो ए तक पहुंची, उतनी देर में ये v2 टी चारों तरफ ये फैल चुके। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि इस समय ये वाला पॉइंट यहां पर है और यहां से निकली सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पर हैं, तो अब आप मुझे बताएं अगला तरंगाग्र कहां पर होगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है, बताइए अभी। हाँ, वेरी गुड। आपको क्या करना रहता है, स्पर्श रेखा खींचनी रहती है। हाइगेंस प्रिंसिपल में भी आपको हमने बताया और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर ये एक वेव फ्रंट है और इससे चारों तरफ इसका हर बिंदु किसकी तरह काम करेगा, नए प्रकाश स्रोत की तरह, तो वो चारों तरफ अपनी वेव्स निकालेंगे। अब अगर आपको अगला तरंगाग्र चाहिए तो आप इन सभी तरंगों का क्या करिए, एक कॉमन टेंजेंट बनाइए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आपने ये एक्सरसाइज क्लास 10th में मैथमेटिक्स में की होगी। मैथमेटिक्स में करते थे, एक दो सर्कल बनाते थे,
दो सर्कल बनाने के बाद उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते थे, एक वृत्त के ऊपर वाले बिंदु से दूसरे वृत्त के नीचे वाले बिंदु को मिलाते थे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती थी। उस समय बड़ा अजीब लगता होगा कि इसका हम करेंगे क्या आगे जा करके। और आप देखिए यहाँ यूज हो रहा है कि ये वाली तरंग यहां पर पहुंच चुकी है ऐसे, यहां से निकली तरंग यहां पर पहुंच चुकी है ऐसे। और अगर अब इस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि इसका नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाइए, क्योंकि हम किरण से चलता नहीं देखना चाहते इसको, बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत से हम अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम किरण का सहारा नहीं ले सकते। हम जब भी लेंगे वेव फ्रंट का ही सहारा लेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये यहां पर पहुंच चुका है और ये यहां पर पहुंच चुके हैं, तो अगला वेव फ्रंट कहां है। तो अगर आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट चाहिए तो आप क्या करिए, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच लीजिए। अब दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमको इस पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनानी है। तो बताएं क्या यहां पर अगर हम इसको यहां से ऐसा मिला देंगे तो वो स्पर्श रेखा बनेगी? वो तो कटती हुई चली जाएगी। इसको यहां पर मिलाएंगे इस जगह पर कहीं पर इससे ऐसा, तो स्पर्श रेखा बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब इस पूरी चाप में कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जब हम उसको मिलाएंगे तो ही टच करती हुई वो लाइन जाएगी। वो हमको सर्च करना है, वो पॉइंट हमको ढूंढना है। बस कुछ समझ में आ रहा है हमारी बात? अच्छा बताओ, इससे हमको इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, इस पॉइंट पर खींच दें, खींच जाएगी? क्या हो जाएगा? काट देगी, छेदक रेखा बन जाएगी। बट हमें तो टेंजेंट चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए। यहां पर बन जाएगी स्पर्श रेखा। तो आपको एक बात तो पक्का क्लियर हो रहा होगा कि पूरी चाप में केवल एक ही बिंदु ऐसा हो सकता है, वहीं पर मिला सकते हैं हम उसको, हर जगह मिला दें ऐसा नहीं है। तो हमने ढूंढा है ये पॉइंट, देखा कहां मिलता है भाई ये वाला बिंदु। ये पॉइंट हमको मिला और फिर इस पॉइंट से हमने इसको ऐसा मिला दिया। देखिए इस तरह से, ये देखिए बेटा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमने बना दी। ये जाकर के इस पॉइंट को टच किया इसने। तो अब आपको अब आपको भी समझ में आ रहा है कि पूरी चाप में इस बिंदु से कहीं भी मिला दोगे और आपको स्पर्श रेखा मिल जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। एक यूनिक पॉइंट होगा, वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट हमारा ये आ गया। देखो अब देखिए नेक्स्ट वेव फ्रंट ये है। अब फिर हम इसके बाद वाला वेव फ्रंट जानना चाहते हैं कि कहां है। बताएं इसके आगे का वेव फ्रंट कहां मिलेगा, कैसे बनाएं इसके आगे का वेव फ्रंट? है किसी के पास आइडिया कि हमको इसका अगला वेव फ्रंट चाहिए, मैं किधर की तरफ कैसे बनाऊं मैं इसको? तो अगला हाँ जी, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत बना सकते हैं। वैसे बेसिक मेथड क्या है हमारा कि ये एक तरंगाग्र बना तो इसमें जितने भी बिंदु हैं सब किसका काम करने लगे? नए प्रकाश स्रोत का काम करने लगे। और प्रकाश स्रोत का काम क्या होता है? चारों तरफ अपनी तरंगों को फैलाना। तो यहां से चारों तरफ अपनी तरंगें फैलेंगी, तो हम ऐसे तरंग फैला सकते हैं, ऐसे चारों तरफ उसकी तरंगें ऐसे फैलेंगी। और चारों तरफ तरंगें जब फैलेंगी फिर उनका क्या करेंगे, हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। लेकिन अब आप भी समझते हो कि ये वाले तरंगाग्र के समांतर ही अगला तरंगाग्र अब आएगा। ठीक है, हमारे बनाने में हो सकता है थोड़ी गलती भी हो सकती है, लेकिन अगला तरंगाग्र इसके लंबवत, इसके पिछले तरंगाग्र के समांतर आएगा। तो ये इस डायरेक्शन पे देखिए निकल जाएगा, इस दिशा में। तो अगला जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। उसके बाद अगला वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। उसके बाद अगला वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। तो तरंग संचरण की दिशा किधर की तरफ गई? आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, ये तरंग संचरण की दिशा आ गई इस तरह से। ठीक है,
समांतर हैं दोनों, ये थोड़ा सा अंदर है। चलो बना दीजिए, समझ तो आप गए हैं, हम इसको बना देते हैं ऐसे ही। अब आप समझ सकते हैं ये जो लाइन जा रही है क्या है, तरंग संचरण की दिशा, और इसे ही आप क्या बोलते हैं, किरण। और ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये कौन से तरंगाग्र हैं, आपतित कैसे होंगे, आपतित वाले तो ये थे, अपवर्तन हुआ ना, तो ये कौन से तरंगाग्र हैं, अपवर्तित तरंगाग्र हैं। इनको हम यहां पर नोट कर सकते हैं, अपवर्तित तरंगाग्र है ये। और ये क्या चीज है, ये किरण है, प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा है, ये रे है ये। अच्छा, तो ये बात समझ में आई। यहां के बाद जब ए डैश पर पहुंचा, बी यहां पर पहुंचा, इसका कुछ आप चाहें तो नाम रख सकते हैं, और इसका हम नाम रख देते हैं बी डैश। ठीक, ये यहां पर पहुंचा, उतनी देर में ये केवल इतनी ही दूर चल पाया। और अब आप समझते भी हैं ये कम क्यों चला, क्योंकि दूसरे माध्यम में है, यहां पर इसकी स्पीड कम है, तो यहां पर चल के अगर उतनी ही देर में यहां निकल आएगा तो यहां पर फिर उतनी दूर नहीं जा पाएगा। ये वेव फ्रंट बना, उसके बाद अगला वेव फ्रंट, अगला वेव फ्रंट, अगला वेव फ्रंट। शर्त क्या है, शर्त बस ये है कि तरंग संचरण की दिशा के साथ इसका एंगल कितना रहना चाहिए, 90 90 90। अगर आप यहाँ पर एक तरंग और बनाते हैं, ऐसे एक किरण और हम यहाँ पर आपको बना के दिखाएं इस तरह से, ऐसे, तो ये तरंग संचरण की दिशा है। और उसके बाद दूसरे माध्यम में तरंग संचरण की दिशा कैसे चली गई, ऐसे। आप देख रहे हैं प्रकाश किरण एक जगह से ऐसे गई एक माध्यम से, जब दूसरे माध्यम में गई तो उसका क्या हो रहा है, वो मुड़ गई है। ठीक है, अच्छा, इसमें से कुछ चीजें और हमको लेनी है, जैसे अब बताएं ये क्या चीज है बेटा, तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। मान लिया कि जो आपतित तरंगाग्र है वो इंटरफेस के साथ आई कोण बनाता है, और इसी को हमने क्या बोलेंगे, इसी को आपतन कोण। माना आई क्या है, आपतन कोण। ठीक है, तथा देखिए ये क्या है बताइए, अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र भी तो इंटरफेस के साथ कुछ कोण बनाता है। अपवर्तित तरंगाग्र देखो इंटरफेस के साथ ये कोण बनाता है, इसको हमने क्या मान लिया, आर। तो आर यहां पर क्या होगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आई। लास्ट क्लास में भी आपने देखा कि आपतित तरंगाग्र पृष्ठ के साथ जितना कोण बनाता है उसको क्या माना गया, आपतन कोण। और यहां पर अपवर्तित तरंगाग्र पृष्ठ के साथ जितना कोण बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तन कोण, सॉरी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, बी से बी डैश तक का डिस्टेंस, बी से बी डैश तक का डिस्टेंस, ये वाला v2 इंटू टी। ये तो ये v2 इंटू टी था। इस चाप पर जितने पॉइंट थे सब की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी, v2 इंटू टी। ऐसे ही इस पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी है, v2 इंटू टी। अब पहले ये बताएं, ये जो हम लिखते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना आपको समझ आ रहा है ना अभी तक, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बताओ। अच्छा, अब हमको तो हम इतना बता दिए, और इसके बाद अगर ये कह दें कि अपवर्तन का नियम प्रूव हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। अभी अपवर्तन का नियम प्रूव नहीं हुआ। अपवर्तन के जो लॉज हैं, अपवर्तन का एक जो मेन मुख्य नियम था वो कौन सा था, स्नेल का नियम। तो जब आप स्नेल का नियम प्रूव करोगे तब ये सिद्ध हो जाएगा कि आपने तरंग सिद्धांत की मदद से अपवर्तन की व्याख्या कर दी। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम एक काम करना चाहते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लाइन क्या है, आपतित तरंगाग्र। ये लाइन क्या है, तरंग संचरण की दिशा अर्थात किरण।
तो तरंगाग्र और किरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये क्या है बताइए? ये मैं पूछ रहा हूं। तरंग संचरण की दिशा, दूसरे माध्यम में तरंग संचरण की दिशा, अर्थात दूसरे माध्यम में किरण। और ये क्या है? अपवर्तित तरंगाग्र। तो किरण और तरंगाग्र के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री का। तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। इतना समझ आया? और ये डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस v2 इंटू टी के बराबर है। ठीक है। अच्छा, हम इसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं बी ए डैश। अब आप गौर से देखिए, यहां से हम इसको प्रूव करेंगे। समकोण त्रिभुज बी ए डैश में, त्रिभुज दिखा सभी बच्चों को? बी ए डैश दिख गया सबको? और अगर आपको दिख गया तो बताइए, ये बी ए डैश इस त्रिभुज के लिए काय का काम करेगा? कर्ण का। वेरी गुड। और इसमें से एक लंब होगा और दूसरा क्या होगा? आधार। ये एंगल कितना माना है हमने? आई। हम यहां से साइन आई निकालना चाहते हैं। साइन आई, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो आई के लिए लंब कौन होगा? ए डैश। कर्ण कौन होगा? बी ए डैश। तो ये ए डैश अपॉन बी ए डैश, ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन ए, साइन आई की। इसी तरह से बेटा हम और भी इसमें पता लगाना चाहते हैं एक दूसरा ट्रायंगल लेकर के। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश। समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश में देखो, बी डैश ए डैश समकोण त्रिभुज है। इसके लिए ये वाला एंगल क्या कौन सा है? ये वाला कोण है आर, अपवर्तन कोण। तो साइन आर का मान बताओ हमको। साइन आर लंब बटे कर्ण होगा। आर के लिए लंब कौन? बी डैश। कर्ण कौन? बी ए डैश। तो ये बी डैश अपॉन बी ए डैश। इतना समझ आ गया सबको? अच्छा, अब हम साइन आई अपॉन साइन आर लेते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर। हम ये क्यों कर रहे हैं? साइन आई अपॉन साइन आर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये अपवर्तन को प्रूव करेगा तो अपवर्तन का एक स्नेल का नियम होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष, नहीं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। याद आ रहे हैं ना आपको? तो अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर का मान कांस्टेंट प्रूव कर पाए तो सिद्ध हो जाएगा स्नेल का नियम, और अगर स्नेल का नियम सिद्ध हो गया तो अपवर्तन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने साइन आई बटे साइन आर अपने आप से ले लिया। साइन आई की वैल्यू कितनी है? ए डैश अपॉन बी ए डैश। ए डैश अपॉन बी ए डैश। साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे? बी डैश अपॉन बी ए डैश। बी ए डैश से बी ए डैश की वैल्यू कैसी हो गई? कैंसल। क्या बचेगा? ए डैश अपॉन बी डैश। तो ये आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन बी डैश। ए डैश अपॉन बी डैश। अब आप थोड़ा एक चीज देखो, ए डैश की वैल्यू कितनी है और बी डैश की वैल्यू कितनी है? बी डैश v2 इंटू टी। तो ए डैश दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये v1 टी है, ये v2 टी है। ठीक है, t से t क्या हो गया? कैंसल। अगर t से t कैंसल हो गया तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या बचेगा? v1 अपॉन v2। v1 क्या चीज है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। v2 क्या चीज है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आप मुझे ये बता सकते हैं, v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है,
तो जितनी देर तक प्रकाश की तरंग पहले माध्यम में रहेगी, क्या उतनी देर तक v1 का मान बदलते जाएगा? नहीं बदलेगा। उतनी देर v1 कैसा रहेगा? कांस्टेंट। फिर जब ये तरंग दूसरे माध्यम में आ जाएगी तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी, और उसके बाद जितनी देर वो दूसरे माध्यम में चलता रहेगा उतनी देर तक उसकी चाल लगातार कितनी रहेगी? v2 चाल रहेगी। तो v1 अपनी जगह में कांस्टेंट है, v2 अपनी जगह पर कांस्टेंट है। तो दोनों कैसे हैं? अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो हम साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिख सकते हैं? हम साइन आई अपॉन साइन आर को लिख सकते हैं कांस्टेंट। और सोचिए थोड़ा सा, अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, तो बेटा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम यहां लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? μ21। और अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, तो μ21 की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? μ2 अपॉन μ1, μ21, ठीक है, μ2 अपॉन μ1। और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, वेग के पदों में उसका सूत्र क्या होगा? वेग के पदों में उसका सूत्र होता है v1 अपॉन v2। तो यहां पर v1 अपॉन v2 आया है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके जब हम अपवर्तनांक पढ़ रहे थे, याद आया? तो v1 अपॉन v2 की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं? μ21। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम यहां नोट कर देते हैं जरा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू μ21 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आप अब याद करो, यही स्नेल का नियम होता था। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है तथा इसका मान पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। प्रूफ हो गया? तो ये क्या है? यही स्नेल का नियम है। और अगर स्नेल का नियम है, इसका मतलब स्नेल का नियम हमने प्रूफ कर लिया। स्नेल का नियम प्रूफ कर लिया तो ये अपवर्तन की व्याख्या हो गई। और हमने किसकी मदद से अपवर्तन की व्याख्या की? किरण की मदद से कि तरंग की मदद से? तरंग की मदद से। इसका मतलब है जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो सक्षम है, क्या करने में सक्षम है? प्रकाश के अपवर्तन को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। इससे पहले हमने क्या किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन को भी एक्सप्लेन किया, और आज हमने अपवर्तन को भी एक्सप्लेन किया। प्रकाश के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनके आगे जैसे चलते जाएंगे हम उनको भी लगातार एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है? तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ये सारा कुछ आपको लिखना है, नोट करना है, दिखाना है कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट आती है। ये सब कुछ आपको करके दिखाना रहता है। तो आप इससे नोट कर ले, इसके आगे हम और चलेंगे। फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में ये आपतित तरंगाग्र था लास्ट वाला, और ये फर्स्ट वाला अपवर्तित तरंगाग्र है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके बीच के वेव फ्रंट कहाँ है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि इसके बीच में क्या वेव फ्रंट बने ही नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बीच में भी वेव फ्रंट जरूर बने होंगे। तो वो वेव फ्रंट कैसे होंगे? आपको हमने इतने सारे वेव फ्रंट्स बनाने सिखाए हैं, क्या
आप बता सकते हैं कि इनके बीच में यहां पर अगर मुझे एक वेव फ्रंट बनाना है तो वो वेव फ्रंट मैं कैसे बनाऊं? वेव फ्रंट के लिए हमने आपको सबसे सरल और सबसे इजी एक बात बताई थी कि वेव फ्रंट अगर आपको बनाना कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले क्या कर लो, रे डायग्राम बना लो, किरण बना लो, और उसके बाद तरंगाग्र बनाओ। पर तरंगाग्र कैसा होना चाहिए? किरण के लंबवत। याद आया सबको? तो बस बनाइए। देखिए अगला वेव फ्रंट कहां है, यहां से मैं बनाता हूं। ये आया अगला वेव फ्रंट, ये इस तरह से। उसके बाद का क्या होगा? देखो इस माध्यम में ये प्रकाश किरण थी तो इसके लंबवत था। अब माध्यम चेंज हो रहा है, यहां प्रकाश की किरण कहां है? ये दूसरे माध्यम में तो यही लाइट रे है, तो तरंगाग्र इसके लंबवत आना चाहिए। कैसे लंबवत आना चाहिए? इसके लंबवत और इस वाले के समांतर आ जाना चाहिए। तो कैसा बनाना चाहिए हमको? ऐसा, इस तरह से। देखो समझ आया कुछ? आप देखिए पहले माध्यम में है तो इस तरंगाग्र के समांतर ये तरंगाग्र है, दूसरे माध्यम में इसके समांतर ये है। समझ आ गया? और यहां पर इस किरण के लंबवत है ये, यहां पर इस किरण के ये लंबवत है। अगला वेव फ्रंट बनाइए, कहां बनेगा? यहां पर बनाओ अगला वेव फ्रंट। ऐसा बना, क्योंकि हमको ये वाला एंगल कितना रखना है? 90 डिग्री। इससे इधर की तरफ अगला वेव फ्रंट कहां बनेगा? उसको इसके समांतर आना है, इसके समांतर आना है तो ये बनेगा ऐसा, ये वेव फ्रंट बन जाएगा अगला। नेक्स्ट, नहीं समझ आ रहा है? और अगला बनाइए, तो यहां पर ऐसा बन जाएगा इस तरह का, और यहां पर फिर ये ऐसा बन जाएगा वेव फ्रंट इस तरह से। यहां पर वेव फ्रंट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यहां पर वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, यहां पर वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, यहां पर वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो इधर के वेव फ्रंट सब आपस में समांतर, अपवर्तन के बाद सब समांतर, लेकिन उस दौरान जब ये तरंगें ऐसे मिल रही होंगी इंटरफेस पर, उस दौरान उसका जो वेव फ्रंट बनेंगे वो किस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे वो आप देखिए। तो वेव फ्रंट बनाने हमने आपको बहुत सिखाए हैं, बहुत तरह के वेव फ्रंट, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पणों से, प्रिज्म से, कोई चीज बाकी नहीं है, आपको सारा कुछ बताया गया है। और इस तरीके से बीच वाले वेव फ्रंट्स भी आप बना सकते हैं। और आप हमेशा याद रखें, वेव फ्रंट कहीं का भी बनाना हो, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप किसकी मदद ले लीजिए? प्रकाश किरण की आप मदद लो, उसकी हेल्प से बनाओ। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया? तो ये रहा तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इसके बाद अब हम प्रकाश के और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रकाश के और भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे कि प्रकाश का जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ने को मिलेगी वो होगी अध्यारोपण। आपको याद होगा बेटा, क्लास 11th में आपने तरंग जब पढ़ी थी वेव, तो उसमें एक अध्यारोपण का सिद्धांत आया था। ध्यान आ रहा है कुछ आपको? भूल गए? याद आ रहा है? तो उसमें एक अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए होता है? तरंग के लिए। और प्रकाश किसकी तरह बिहेव कर रही है अब? हाइगेंस के अकॉर्डिंग तरंग की तरह। तो प्रकाश में भी क्या होना चाहिए? अध्यारोपण होना चाहिए। प्रकाश में भी अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण होके क्या होगा? अध्यारोपण होकर के उसके कई कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। अध्यारोपण होता है तो व्यतिकरण एक प्रकाश का गुण है, वो हमको पढ़ने को मिलेगा। अध्यारोपण होने से प्रकाश का एक गुण आएगा जिसको हम बोलेंगे विवर्तन, वो पढ़ने को मिलेगा। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम प्रकाश तरंगों का क्या सीखेंगे? अध्यारोपण। और अध्यारोपण पर आधारित ये दोनों घटनाएं भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।